एक्चुअली जब ये बनी थी ना एलोपैथिक की, जब फाउंडेशन रखी गई थी, जब एलोपैथी का स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त जो इनके पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे दुनिया में सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो दो लोग थे। तो उस वक्त की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो मालिक थे, उन्होंने इन दोनों को इस सर्च पे लगाया था कि जी आप सर्च करके हमें ये बताएं कि बीमारी इंसान के बदन में कैसे आती है। तो उसको हम आपकी सर्च को बेस करते हुए आगे फिर एलोपैथी की मेडिसिन बनाए। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो एलोपैथी के फादर थे, पिता थे, फर्स्ट डॉक्टर थे, उनमें से एक लुईस पास्चर भी था। तो वो लुईस पास्चर और वो जो दूसरा आदमी, ये दोनों सेपरेट अलग अलग सर्च कर रहे थे मर्ज पे, बीमारी पे। तो जो दूसरा शख्स था, उसने ये फाइंडिंग करी थी कि इंसान के जिस्म में जो है वो बीमारी अंदर से ही है, बाहर से कोई चीज से नहीं आती। इंसान के शरीर के किसी ऑर्गन का कमजोर पड़ जाना या वीक हो जाना बीमारी है। बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान के अंदर आती हो बीमारी की शक्ल में। तो दूसरा उसने जो चीज ये करी थी वो ये था कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो इंसान कैरी करता हो या एक इंसान से दूसरे इंसान को वो बीमारी ट्रांसफर करता हो या लगाता हो। ये थी उस बंदे की सर्च। लुईस पास्चर जो है ये गया अपने उस दूसरे दोस्त के पास, तो अनलकीली वो दोस्त जो है वो मरा पड़ा था जिसने ये चीज निकाली थी। लुईस पास्चर ने जाकर उसकी वो सर्च जो है वो उठा ली, जो उसने तहकीक करी थी वो उठा के छुपा ली, और लुईस पास्चर ने अपनी एक तहकीक दुनिया को पेश करी। दूसरे का तो मुद्दा ही उसने खत्म कर दिया। तो लुईस पास्चर ने दुनिया को ये कंसेप्ट दिया, ये थ्योरी दी कि बीमारी इंसान के बदन में बाहर से आती है। हम बाहर से बीमारी अपने अंदर इंटर करते हैं। तो उसने ये जर्म्स का कंसेप्ट जो है ये दिया कि जी बीमारी के जरासीम होते हैं और वो इंसान बाहर से अपने अंदर बॉडी में दाखिल करता है और उससे इंसान बीमार होता है। अब एलोपैथी वालों को जो इसने ये फिलॉसफी दी, तो एलोपैथी की जितनी कंपनियां थी या जो इनके मालिक थे, उन्होंने इस फिलॉसफी को सामने रखते हुए कि बीमारी जर्म्स के जरिए बाहर से दाखिल होती है, तो सारी की सारी एलोपैथी की फाउंडेशन इस कंसेप्ट पे बनी। अब जब इन्होंने खरबों के हिसाब से, करोड़ों रुपए के हिसाब से इस कंसेप्ट के ऊपर दवाइयां बनाना शुरू कर दी, वो हर मर्ज को देखते थे, अच्छा ये मर्ज, इसका भी जरासीम बाहर से आ रहा है, इसका भी जरासीम बाहर से आ रहा है, इसका भी जर्म्स बाहर से आ रहा है, इसका भी जर्म बाहर से आ रहा है। अब सारी फिलोसफी तो इस चीज पे आ गई। अब इस कंसेप्ट पे जो दवाई बनी या मेडिसिन बनी, उसने बॉडी को या बॉडी के फंक्शन को नहीं अंडरस्टैंड किया। उसने तो ये कहा कि जैसे चूहा बाहर से आपके कमरे में एंटर हो गया है, बस आप चूहे को मार दो। अब आपने चूहे को मार दिया। तो जो उसका दूसरे साइंटिस्ट का कंसेप्ट था वो ये था कि ये बाहर से कोई चीज नहीं इंटर हो रही, ये आपके घर के अंदर से ये चीज जन्म लेती है। आपकी बॉडी के अंदर से वो चीज पैदा हो रही है, आप बॉडी के सिस्टम को ठीक करें। तो वो कंसेप्ट जो उसका था, एक्चुअल वो कंसेप्ट ठीक था, मगर वो कंसेप्ट लुईस पास्चर ने छुपा दिया। गोरे की बहुत सारी खामियों के बावजूद एक गोरे की खूबी ये है कि ये मरते हुए सच बोल देता है। जब ये मरने लगे ना, तो ये अपनी गलतियों की तलाफी कर लेता है। अक्सर गोरों ने बड़े बड़े सच मरने से पहले बोले हैं कि यार
जिंदगी में मैंने फलां से ज्यादती करी थी, फलां मैंने गलत बात कही थी, फलां से धोखा किया था, फलां से फ्रॉड किया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब लुईस पास्चर को भी जब एंजल नजर आने लगे ना, यमराज जी नजर आने लगे ना, तो इसको भी आभास होने लगा ना कि अब मैं जनाब मुक्त होने वाला हूँ। तो लुईस पास्चर ने भी अपने इस कंसेप्ट से रिवर्शन शो करी थी। यार मैं बहुत बड़ी माफी चाहता हूं कि मैंने पूरी ह्यूमैनिटी के साथ जुल्म किया है। मैंने ये जो थ्योरी दी है ये थ्योरी गलत है। एक्चुअल बीमारी आपके बॉडी के अंदर है, आपके शरीर में है। ये शरीर से क्रिएट होती है। आप अपने बॉडी के इनर सिस्टम को, शरीर को अगर ठीक कर लेंगे, उसका अंदर का ऑर्गेनाइजेशन को आप ठीक कर देंगे, तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। ये था वो वाला कंसेप्ट जो उसके पार्टनर ने दिया था। जिस वक्त लुईस पास्चर ने सच बोला, तो अब उस वक्त तक पुराने वक्तों का तो जो करोड़ों है वो आज के अरबों खरबों के बराबर है। अब उस वक्त में जो कंपनियां करोड़ों रुपए लगा चुकी थी, अब वो इसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने लुईस पास्चर को मरने से पहले ही किल कर दिया कि तू तो हमारी रोटी रोजी के पीछे पड़ गया है, और तू तो हमारा सारा कंसेप्ट जो है उसका भंग करने लगा है। तो लुईस पास्चर को उन्होंने इस चीज की सजा दी थी कि अब तूने जो बोला है ना, ये दोबारा नहीं तू बोलेगा, ताकि कोई भी शख्स इस कंसेप्ट के अगेंस्ट ना जाए। तो ये एलोपैथी की तरफ से सबसे पहला मर्डर भी पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ही था। उसके बाद से ये माफिया इतना मजबूत हो गया कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो माफिया है ना, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज्यादा जिसके पास माल है और जिनका इन्फ्लुएंस है, वो ये फार्मास्यूटिकल का माफिया है, मेडिसिन बनाने वालों का माफिया है, दवाइयां बनाने वालों का माफिया है। अब जब इनका बेस ही गलत है, इस वजह से आज तक एलोपैथी में किसी मर्ज का इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। ये किसी भी मर्ज का इलाज नहीं करते। ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्टमक में किसी भी तरह की कोई बीमारी है या कोई इशू है, तो वो बाहर से ना, जैसे अब मैदे को कोई चीज डाइजेस्ट करने के लिए जी, अच्छा जी उसमें आपके शरीर में फला विटामिन की कमी है जी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा वो विटामिन होए ना, तो आपका जो स्टमक है वो उस चीज को डाइजेस्ट कर लेगा। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी वो कमी जो है ना वो बाहर से गोली की शक्ल में पूरी कर दो। अब बंदा बाहर से गोली लेता है, चीज डाइजेस्ट हो जाती, बंदा कहता है मैं ठीक हो गया। ठीक तो खे हुआ है, तूने तो बाहर से गोली लेके उसको डाइजेस्ट किया। अब गोली ने वो कमी पूरी कर दी है, जो ही तू वो कमी पूरी वाला सिस्टम छोड़ेगा, तू वापस वहीं का वहीं आके खड़ा हो जाएगा कि तेरा मैदा अभी भी सेट नहीं है। जो देसी हिकमत थी ना, जो हमारा ये वैदिक सिलसिला था, जो देसी तरीका इलाज है, जिसको हम वो पंसारियों का तरीका इलाज जो कहते हैं, ये एलोपैथी के उलट है। इनका मानना ये है शरीर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिसऑर्डर हो जाने से क्रिएट होती है। वो उस रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टमक आखिर इस क्यों हुई है, वो ढूंढेंगे उस कारण को। और स्टमक को या इंसान की बॉडी को वो ऐसा भोजन, ऐसी डोज, ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा योगा या ऐसी चीज बताएंगे कि जिससे वो डेफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाए। अब एलोपैथी जो है ये फास्ट है, इसने तो वो बनी बनाई चीज जो है ना वो एक ही वक्त में दे देनी है, इकट्ठी आ जानी है। हमें तो वो बनी बनाई गोली मिल गई ना, एक डोज एक्स्ट्रा बाहर से मिल गई ना, रिसोर्सेज तो नहीं मिले, हमें चीज बनी बनाई मिल गई है। अब वो चीज बनी बनाई जब हम ले लेते हैं तो हम रिसोर्सेज के पीछे नहीं जाते, और रिसोर्सेज जनरेट करने में देर लगती है, इस वजह से हम देसी चीजों की तरफ नहीं जाते। अगर हम देसी तरीका इलाज करें
तो हमारे अंदर वो जो डिसऑर्डरनेस है वो दूर हो जाए। अगर वो डिसऑर्डरनेस दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज की रिकवरी हो जाएगी और वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब पूरी दुनिया पे ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनका राज है। अभी तो किसी भी देश को तिगनी का नाच नचाना हो या उस देश को कंट्रोल करना हो, सिर्फ उसकी मेडिसिन कंट्रोल कर लो। हमने पिछले दिनों भुगता नहीं है इधर ऑक्सीजन की कमी या जो चंद इंजेक्शन जो बाहर से आते थे उनकी कमी की वजह से क्या हुआ है, हमारी कितनी कीमती जानें जाया हुई हैं। आज जितनी हम ये सॉल्ट बाहर से मंगवाते हैं, जो चीन से मंगवाते हैं, अमेरिका से, बर्तानिया से, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, आज अगर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो क्या होएगा? हर हॉस्पिटल में रोज 5-10 डेड बॉडीज आपको मिलेंगी। तो ये वाला उनका एक हथियार है, एक टूल है हमें के लिए। अब वो हमारी साइकी के साथ इतना खेलते हैं कि हम उस खिलवाड़ के इतने आदी हो गए हैं कि हम अब चाहते ही यही है कि जी गोली अंदर ते दर्द बाहर, बस। हम वेट नहीं करते किसी चीज का, उसको आराम से रिकवरी वाला पेशेंस नहीं है हम में। अब पेशेंस ना रखने की वजह से हम जो टेम्परेरी फास्ट सोल्यूशन जो करते हैं उसकी वजह से इनका राज कायम है। और इस राज की वजह से हम पूरी दुनिया में इनके रहमो करम पे हैं और ये जब चाहे हमें जलील करके रख देते हैं। ये एक्चुअल जो पोलियो शोलियो या ये वो जो पहले आती थी जिसको वो काली माता बोलते थे, मुंह पे जो दाने निकलते थे, या इस टाइप का जो भी इश्यूज है, ये आपके इनर का, आपके बॉडी का कसूर है। आपकी बॉडी अगर अंदर से सेट है, ठीक है, आप खुद से सारे फंक्शंस अगर ऑर्डरनेस में करते हैं तो कभी आपको पोलियो नहीं होएगा, कभी आपको माता नहीं निकलेगी, कभी आपको ये बाकी सिस्टम नहीं निकलेगा। ये जो शरीर है ना, बॉडी जो है, इस बॉडी को रब ने बनाया ही इस तरह से है कि ये कोई भी फालतू चीज, अननेसेसरी चीज, हार्मफुल चीज और नुकसानदेह चीज, जहरीली चीज अपने हिस्से में, अपने अंदर, ये बाउंड्री में रहने ही नहीं देती। ये बॉडी, बॉडी का सिस्टम रब ने ऐसा बना दिया है। हम एक भोजन खाते हैं तो इस भोजन को भी अगले 6 से 10 घंटे के अंदर अंदर बॉडी इस तरीके से उसको निपटाती है कि जो अननेसेसरी पार्ट है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसको वेस्ट मटेरियल बना के बॉडी बाहर फेंक देती है, रखती ही नहीं अपने अंदर वो। अगर वो अननेसेसरली हमारे शरीर के अंदर रहे तो कितने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, कितने मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो एक अनवांटेड चीज जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जा रही है, बॉडी के अंदर खड़ी हुई है। अब ये जो नेचुरल ऐसे जो बड़े सिलसिले हैं, ये आपकी बॉडी को अंदर से खुद ब खुद क्लीनाइज करते रहते, आपकी सफाई होती रहती है। जो दूसरे सिलसिले थे, वो जो देसी तरीके थे, उसमें इंसान का शरीर जिस जगह पे हो, नेचर को एडजस्ट करते हुए अपनी नेचर को सेट करता है। गर्मियों के इलाकों में रहने वाले लोगों की बॉडी उस तरह से हो जाती है, ठंडे इलाकों में रहने वालों की बॉडी उस तरह से एडजस्ट कर लेती है। ये शरीर में कुदरती एडजस्टेबल हर एक बंदे के रब की तरफ से फिट है, लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो हमारे इंडियंस थे, जो हमारे बड़े दादे थे, वो एफर्ट करते थे, मेहनत करते थे, अपने हाथों से कामकाज करते थे, पांव से चलते थे। वो डेली वॉक करके, डेली एफर्ट करके, मेहनत करके अपने बॉडी से वो इतना स्वेट निकाल देते थे, पसीना इतना निकाल देते थे कि जितने अनवांटेड केमिकल होते थे वो उस पसीने के अंदर बॉडी से बाहर चले से एग्जिट हो जाते थे। फिर जो सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का जो मौसम चेंज होने वाला आता है, तो थोड़े फिंसियां थोड़े बहुत इंसान को निकलते हैं। ये रब की बहुत बड़ी रहमत है, ये फोड़े फिंसियों का निकलना। ये जहां से भी गंदी पस या अनवांटेड मटेरियल होता है या जला हुआ खून होता है, सड़े हुए मादे होते हैं,
वहां पे फोड़ा बनता है या फिंसी बनता है और वो चीज बॉडी बाहर फेंक देती है। अब हमने ये दोनों के दोनों काम जो हैं ये खत्म कर दिए। सर्दी से गर्मी पूरे 12 महीनों में हम एक छटाकी भी अपने बॉडी से पसीना नहीं बहने देते। वो जो अनवांटेड मटेरियल और केमिकल्स जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर है वो अंदर ही पड़े हुए हैं। और ऐसे ही हम कोई फोड़ा फिंसी नहीं निकलने देते कि उस बदन के हिस्से से कोई गंद बाहर चला जाए। हमारे ये फ्लू के जरिए, नजले के जरिए, जुकाम के जरिए बहुत सारा गंद जो है ये आपकी बॉडी बाहर फेंक देती है। ये जो खंगार आते हैं, थूक आती है, बलगम आती है, इसके जरिए से आपका चेस्ट, आपके लंग्स, आपका गला, ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं। ये सारे के सारे जो सफाई के सिलसिले थे ये बॉडी को ऑर्डर में रखते हैं। इन सारी चीजों को उन्होंने, हमारी साइकी ऐसी बना दी है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कि हमें जरा सी फिंसी निकलती है तो हम तड़क करके जाते हैं और जाकर कहते हैं कि इतनी हैवी डोज दे दे कि एक ही दिन में ये फिंसी यहीं के यहीं सूख जाए। ये जो पुराने वक्तों में इतने मोटे मोटे जो गढ़ निकला करते थे और लोगों की जब टांग पे निकलते थे तो हफ्ता हफ्ता वो घर में लेटे रहते थे, उनसे चला नहीं जाता था और एक एक पाव उनके अंदर से गंद बाहर आता था। अब कभी किसी को गढ़ निकले हुए देखा है? कभी हुए देखी है? कभी किसी को पित्त के दाने निकले हुए देखे हैं? अब ये किधर जाता है? वो पुराने वक्त के लोग थे, इन्ना कुछ कढ़ के फिर भी काले सन, असी इन्ना कुछ अंदर रख के फिर भी चिट्टे गोरे हैं, फिर भी हम बड़े सोने हैं। क्यों सोने? सिर्फ हम बग्गे फिरते हैं, अंदर हमारे हेल्थ नहीं है, सेहत नहीं है, वो सफाई नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है, हम अंदर से उसी तरह से गंदे हैं। तो जितना भी वो केमिकल है वो सारे का सारा हमारे ब्लड में मौजूद है, हमारे स्टमक में मौजूद है, हमारी बॉडी में मौजूद है। यही गंद जब एक तरफ से निकलता है हम उसके लिए एक दवाई मारते हैं, वो दवाई उस एक चीज को ठीक करती है, साथ ही उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो दूसरी किसी चीज को लेके बैठ जाते हैं, फिर हम उसके लिए करते हैं तो तीसरी किसी चीज को ले जाते हैं। अब जो मेडिकल कंपनी है, अगर आप सारे ठीक हो जाएं और आप दड़ंगे मारना शुरू कर दें, आप बिल्कुल कभी जाएं ना मेडिकल स्टोर पे, तो जो उन्होंने करोड़ों की दवाइयां रखी हुई हैं वो क्या ऊपर एलियन को जाकर बेचेंगे, मार्स पे जाकर बेचेंगे, जुपिटर पे बेचेंगे? वो कब आपको ठीक होने देंगे? कब वो चाहेंगे कि उनकी दवाई बनी हुई उधर पड़ी रहे? अब जितना मीडिया है, इस मीडिया के जरिए आपको जो हर वक्त हेल्थ का खौफ, बीमारियों का खौफ और बीमारियों से रिकवरी के लिए वो जो मेडिसिन देते हैं, अब दवाई होएगी नजले की, लेकिन उसकी मशहूरी भी वो करवाएंगे कतरीना कैफ से, या यार ये नजले की दवाई है, उसके लिए भी आपने वो हॉलीवुड और बॉलीवुड से जनाब एक्ट्रेस ढूंढ के लानी है कि ये चीजें करो। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये उन्हीं का ही हथियार है, और दोनों एक साथ एक टूल से हमारे जहन को इन एक्ट्रेसों से गंदा करेंगे और हमारी बॉडी को मेडिसिन से गंदा करेंगे, और दोनों चीजें हमारी फुल गंदी हैं। कहीं कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। आप जिस कमरे में अगर रहते हो, डेली आप उसमें झाड़ू देते हैं तो बहुत सारी डस्ट, गिरे हुए बाल, फटे हुए कागज के टुकड़े और इस तरह की कपड़ों के जर्रे और रेत के जर्रे, ये सारी चीजें उठाकर आप बाहर करते हैं। अगर बाहर कोई आपको निकालने ही ना दे, आप वो गंद सारा झाड़ू दे के इकट्ठा करें, एक कोने में रख दें, फिर अगले दिन आप झाड़ू दें तो एक दूसरे कोने में आप रख दें, तीसरे दिन आप झाड़ू दें तो चौथे कोने में रख दें, चाहे वो इतना इतना इकट्ठा होएगा, एक वक्त आएगा कि अंदर आपके पास बैठने की जगह नहीं होएगी, सारा गंद ही गंद जमा हो जाएगा। तब कब्र साफ होएगा जब अंदर की चीज आप बाहर फेंकें। एलोपैथी में बाहर फेंकने का कोई तरीकेकार नहीं है, ये गंद को अंदर रख के ही उसको क्रश करते हैं या उसके साथ खेलते हैं। ये जो
पेनाडोल अभी इतनी आम हो गई है कि हमारे देश के अंदर भी ये जब से डेंगू आया है, तो इस डेंगू में आपको सवाए पेनाडोल के और उन्होंने क्या चीज दी है? बस पेनाडोल दे दो, डेंगू में पेनाडोल दे दो, कोरोना में पेनाडोल दे दो, और ये ओमिक्रॉन में पेनाडोल दे दो कि जी फीवर है बस पेनाडोल दे दो। ये पेनाडोल का जो साल्ट है ये इंसान की बॉडी से 12 साल तक नहीं निकलता, और ये इतना नुकसानदेह साल्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो असल फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी को हमने झुठला के, झूठी फिलॉसफी को जब से अपनाया है तब से हम इन जूस के हाथों में खेल रहे हैं, और अब पूरी दुनिया के गिर्द इनका शिकंजा। इस कदर इन्होंने हमें पकड़ लिया है सर के बालों से लेकर पांव तक कि अब अगर हम ये चाहें ना कि कोई एक दो बंदे जो हैं वो ये चाहें कि जनाब अभी हम पोलियो के टीके ना लगवाएं, या अभी कोरोना के टीके ना लगवाएं, या अभी हम फलां वैक्सीन ना लगवाएं, ये अब अकेला बंदा इसके साथ नहीं टक्कर ले सकता। ये एज ए होल आपको लेना पड़ेगा। ये मलेशिया का जो प्रधानमंत्री कोरोना में साल भर जब पूरी दुनिया बाड़ियों की बाड़ियां फेंक रही थी, अमेरिका वाले दिल्ली अस्पतालों से इतने बंदे जब वो जाली मम्मियां बना के भेज रहे थे, तो वो जो मलेशियन प्रेसिडेंट था उसने साफ WHO को कि मैं आपकी एक भी मेडिसिन इस देश में इंटर नहीं होने दूंगा, आने ही नहीं दूंगा। कोई एक केस भी कोरोना का मलेशिया में नहीं था जब तक उस बंदे ने स्टैंड लिए रखा, साल भर तक आराम नाल हसी जा रहे सी। ऐसे ही कोई एक केस भी कोरोना का अफगानिस्तान में नहीं था जब तक वो डटे हुए थे। जो ही ये हटते, उस प्रेसिडेंट को जब एलिमिनेट किया है, आज तक उस प्रेसिडेंट के मरने की रीजन नहीं आइडेंटिफाई हो सकी कि उसको मारा कैसे गया, उसको साइडलाइन कैसे किया गया। और तो उसने आते ही पहली अनाउंसमेंट ये करी है कि जी हम WHO से बहुत कोऑपरेट करेंगे, और WHO की पॉलिसीज जो है हम उनको फॉलो करेंगे, और WHO को अलाउ करेंगे कि वो हमारे देश के अंदर जो है वो मेडिसिन भेजें, और हमें जो है ना वो ऐसी मेजरमेंट बताएं कि जिसके जरिए से हम कोरोना को कंट्रोल कर लें। तो तब से कोरोना भी खैर से उनके यहाँ गया, और उनका वो प्रेसिडेंट भी गया जो बेचारा कोरोना के आगे दीवार बना हुआ था। तो हमें अब ज़हनी तौर पे उन्होंने चूंकि घेर इतना लिया है कि अगर वो बेचारा देश का प्रधानमंत्री होके स्टैंड नहीं ले सका, तो एक तन्नो खड़ी होके ये कहे कि जनाब मैं हुण इंज नहीं कर दी ते मैं इंज नहीं कर दी, तन्नो की थे पूरे देश ਨੂੰ अगले नचा छड़ देन। हमारा नहीं प्रधानमंत्री खड़ा हो सकता, हम एज ए देश नहीं खड़े हो सकते इस चीज के आगे कि हम ये इनकार कर दें कि जाओ जनाब हम ये नई चीज लेते, तो हमारा सारा कुछ वो जो है ना वो धन पान को लुपेट देंगे। तो इसके लिए शऊर की जरूरत है, और वो शऊर वो विजडम वो उनके हाथ में है। अब इंफॉर्मेशन को लाया ही ऑनलाइन जा रहा है, मीडिया पे लाया जा रहा है। वो जो एक ट्रेनिंग होती थी ना, जो एक तरबियत होती थी, जो एक ह्यूमन से ह्यूमन तक जो चीज ट्रांसफर होती थी, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आईज से आपको एक चीज रिटर्न में या प्लेइंग में या फॉर्मेशन में या किसी भी तरीके से आपको वो चीज दिखा दी जाए, उसका अच्छे बुरे का इफेक्ट वो आपके साथ वो नहीं शेयर करना चाहते। अब ऐसा ऐसा ये आपके स्कूलों का सिस्टम, यूनिवर्सिटियों का सिस्टम, कॉलेजों का सिस्टम, ये खैरबाद हो जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा। सारी दुनिया को वो दो चीजों से कंट्रोल करेंगे। अब तो आप खाली दवाइयां लेते हैं और वैक्सीन लेते हैं, इसके बाद वो ऐसी दवाइयां बनाएंगे जो बंदा एक खाएगा, एक गोली खाएगा तो 8-8 दिन उसको भूख नहीं लगेगी। वो 8 दिन की वो कहेंगे कि जनाब ये टैबलेट ले लें, एक बंदे को 8 दिनों में इतनी कैलोरीज ये चाहिए होती हैं, इतने विटामिन ये चाहिए होते हैं, इतना ये चाहिए होता है, तो इस एक ही गोली में ये चीज है। तो गरीब बंदा सोचेगा कि यार 8 दिनों का भोजन है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर है, तो ये मैनू पै गया 600 च, ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ 4800, ਤੇ ਮੈਂ 4800 ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ 8 ਦਿਨ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐ ਮੈਂ 8 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, और ये तो कैलोरीज मुझे सारी की सारी पूरी मिल रही हैं।
जब इस नहज पे आ जाएगी दुनिया और इस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे, फिर वो वन पावर, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन नेशन और वन रूलर के तहत वो पूरी दुनिया का कंट्रोल ले लेंगे। जाएगा, उनकी गवर्नमेंट से इतना अनाइड कर दिया जाएगा, सोशल सिस्टम से इतना अनाइड कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम से इतना अनाइड कर दिया जाएगा कि हर शख्स उनको कहेगा कि यार ये एंजल हैं, ये रहमत है, ये ब्लेसिंग है। आज इंडिया के अंदर हर बंदे की सबसे बड़ी दो फिक्रें क्या हैं? एक बच्चों की एजुकेशन और एक हेल्थ। ये दो फिक्रें हर बंदे को सता रही हैं। आज किसी बंदे को आप कह दें कि यार तेरे बच्चों की सारी फीसें जब तक ये एमएससी नहीं करते सारी गवर्नमेंट के सर, और आपका ये जितना हेल्थ वाला इशू है, जब तू बीमार होएगा तेरा सारे का सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट के सर, तो बंदे को 100% शांति मिल जाएगी, बंदा रिलैक्स हो जाएगा। तो यार मैं जदों भी बीमार होया मेरा इलाज इत्थे हो जाएगा और मेरे बच्चे नु जिन्नी भी पढ़ना होया, मेरा बच्चा चाहे पीएचडी करे, एमएससी करे, गवर्नमेंट इसदा ये चीज करेगी। तो ये दोनों जो खतरे हैं, जिन खतरों की वजह से हम में से हर शख्स डरा हुआ, किसी चीज के सोचने के काबिल नहीं है, ये दोनों चीजें यूएनओ आपको प्रोवाइड करेगा। यूएनओ आपसे कहेगा कि जनाब जो जो बंदा अपना नेशनल जो आधार कार्ड नंबर है वो हमारे साथ लिंक कर देगा, वो जिधर भी बैठेगा हम उसका मेडिकल का सारा खर्चा और हम ये हमारे जिम्मे, और उसको बैठे बिठाए इतना भोजन भी पहुंच जाएगा। तो जब वो सारे बंदे अपने साथ रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उसके बाद वो कहेंगे कि यार ये देखो, ये एक गवर्नमेंट, एक असूल, एक रूल होना चाहिए। ये जो हर देश ने अपना अपना वो जनाब देश और अपनी अपनी बाउंड्रीज और ये जो सिस्टम बनाया, ये खत्म होना चाहिए। ये आपकी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, आपकी आइडेंटिटी को तोड़ेंगे, आपकी पहचानों को तोड़ेंगे, आपके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ेंगे, कल्चर को तोड़ेंगे, सब कुछ को भन तोड़ के इकट्ठा करके आपको एक जगह से ऊपर पंजे के साथ कंट्रोल करेंगे। फिर टोटल आप इनके रहमो करम पे होंगे। जब चाहेंगे आपको एक क्लिक से सर से लेकर पांव तक हिला के रख देंगे। और आज भी अगर ये सारा कुछ हमारा जितना कुछ ऑनलाइन आ चुका है, अगर एक बंदा जाए जाकर अपना एटीएम मारे और अपना बैलेंस चेक करे तो बैलेंस में आ जाए कि जनाब आपका बैलेंस 0-0 है। आप कहें कि मेरे तो 46 करोड़ पड़े थे, ये 0-0 है। हो सकता है कि जो ही वो बंदा भी गड़े हो जाए इसी डर से। तो 0-0 शो करने के लिए क्या है, जस्ट उधर क्लिक ही करना है ना, बैलेंस को 0 ही करना है ना, बैंक ने 0 ही लिखना है ना, बैंक ने उधर कोई जादू की छड़ी चलानी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है, हम उस पूरी गेम को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम अपने असल दुश्मनों को नहीं पहचानते, हम में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच बोलने की शक्ति नहीं है, सच सुनने की शक्ति नहीं है। हम सब के सब जो हैं वो कबूतरों की तरह बिल्ली को सामने देख के आंखें बंद करने के आदी हैं। उस वजह से ये चीजें हैं। बाकी इस चीज पे मैं अभी भी एग्री हूं कि ये एक मेडिकल का सिलसिला या दवाइयों के सिलसिले को, ये इसको स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, इन चीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी को समझने की जरूरत है जिनकी तरफ से ये सारी चीजें इंपोज की जा रही हैं। अब उस मेंटेलिटी को समझना ये एक अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है, मेडिसिन ये एक अलग चीज है, ये सारा वो पूरा, हम तो ये जितना कुछ वो ऊपर कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हमारे मीडिया पे आता है। हम तो दिन रात, अब ये 5G जो है इसका जगह जगह जो लाइसेंस इशू होएगा, खरबों रुपया कमा लेगी और वो खरबों रुपए दे के ऊपर से चंद एक मोरों को खरीदेंगे ना। आपसे तो बात करने की उनको जरूरत ही नहीं है, आप तो किसी के रहमो करम पे हैं। वो आपके प्रधान को खरीदेंगे, आपके एमएलए को खरीदेंगे, आपके एमपी को खरीदेंगे, या किसी मिनिस्टर को खरीदेंगे, या किसी सेनापति को खरीदेंगे। उनको क्या जरूरत है कि नीचे जनता के साथ वो बातचीत करते फिरे। आप और जितनों में आप बिकोगे ना, ये काम बहुत ऊपर ऊपर हो जाना है, और जो उसके असरात होने हैं, जितना उसका नुकसान होना है, वो आपकी नस्लें भुगतेंगी। हम तो बस वो उसका पॉजिटिव साइड देखें,
5G यूज करो। अभी हम लोगों को कहते हैं, जब कॉल लगाते हैं, जब कॉल की आवाज नहीं आ रही तो हम कहते हैं यार तू 4G पे आना, 4G लगा ना, 4G आएगा, फौरन बात आ जाएगी। फिर हम ये कहना शुरू कर देंगे यार 5G पे आना जरा। जिधर यूरोप में 5G के जो बूस्टर लगे हैं, आप उनके गिर्द देखें कि कितने 100 गज के अंदर दिल्ली के कितने पंछी मर रहे हैं, वो कितनी हार्मफुल रेस बूस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां उनके करीब में गुजरने वाले पंछी जो हैं या पतंगे जो हैं वो मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अगर वो कोई अच्छी चीज छोड़ रहे हैं तो ये मर क्यों रहे हैं? तो क्या वो इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज होएगी? इंसानों को उससे बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगी। मगर हमें चूंकि नेट का इतना नशीला नशा चढ़ा दिया जाएगा कि अब हालत ये है कि बंदे का बाप मरा पड़ा है, मां मरी पड़ी है, कंजर दा मोबाइल फिर भी चल रहा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हाले भी वो ब्राउजिंग कर रहे हैं। उधर उसकी नजर नहीं रुक रही है कि एक सेकंड के लिए भी वो उस को बंद कर दे कि यार अब तो मेरी मां मरी पड़ी है, अब तो मेरा बाप मरा पड़ा है। और जो उधर जाएंगे उसके वो करिया के लिए, या वो भी अपने मोबाइलों में वो जनाब सारा कुछ चल रहा होता है। तो हम इस नशे के बगैर एक सेकंड के लिए नहीं रह रहे। तो फिर कसूर तो हमारा है। हमारे जहनों को इस कदर से जकड़ दिया गया, हमारे जहनों की ग्रोथ नहीं होने दी जाती, हमारे जहनों को बढ़ने नहीं दिया जाता, हमें सोचने नहीं दिया जाता, हमें राइट को राइट कहने और रॉन्ग को रॉन्ग समझने वाली नेचर नहीं दी जाती। इस तरीके से ऊपर हमारे एक जो है ना पूरा ग्लोबली बड़े लेवल पे उन्होंने पूरी दुनिया की जनता को आए हुए हैं। अब अगर कोई बीच में कोई एक आध दाना को अगर बात करता है तो उसको वो बड़े आराम से इस तरीके से मक्खन से निकाल देते हैं ताकि उस आवाज का दुनिया को किसी को पता ही ना चले कि यार ये भी कोई आवाज थी। रब से दुआ है कि हमें सच्ची समझ, सच्ची पूछ और सच्चे लोगों की पहचान रब नसीब करे। जय